mixture of solid and semi-solid waste generated due to different activities in the community is referred as solid waste। मतलब सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट का जो मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरह जनरेट किया जाता है कम्युनिटी में, उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अगर ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और अगर ये डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर रिफ्यूज़। ठीक है, तो अगर मान लो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्री एरिया से जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। और अगर ये मान लो आपकी डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर रिफ्यूज़। ठीक है, ऐसे ही अब सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। देखो आपके सामने, देखो सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया, पहला जो है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। उसके बाद डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट जिसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं या रिफ्यूज भी बोलते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अलग अलग। पहला है गार्बेज। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 450 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, एवरीबडी नो नाउ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज़ रबिश। इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 50 to 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक बैग्स। ठीक है ना, और जो गार्बेज था इसके अंदर क्या जाएगा, वेजिटेबल के रेसिड्यू। ठीक है ना, जो वेजिटेबल के अपन छिलके हटाते हैं वो आ जाएगा। एशेज मतलब राख, इसकी डेंसिटी होती है 700 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनकम्बसिबल। ठीक है ना, ठीक है, तो बेसिकली ये डेंसिटी वेरी कर रही है और डेंसिटी के वेरिएशन पे डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला गार्बेज है, सेकंड रबिश है, तीसरा है एशेज। तो गार्बेज की डेंसिटी होती है 450 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। आफ्टर दैट रबिश, इट्स डेंसिटी इज 50 to 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, लाइक एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स। एंड देन एशेज दैट इज़ 700 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि बर्निंग ऑफ कोल से मिलता है। ठीक है, इनकम्बसिबल होता है ये। ठीक है, तो ये केवल डेंसिटी के वेरिएशन के आधार पर हमने डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है डिस्पोजल जो हम आ रहा है उसको कहाँ पे डालें, उसका रिफ्यूज़ कहाँ पे करें। तो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, तो ये मेथड्स आपने पढ़े भी होंगे नो डाउट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इसको हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। पहला जो है दैट इज़ सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है, सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होता है वो देखते हैं हम। देखो इसके अंदर क्या है, डायग्राम बना हुआ आपके सामने। ठीक है, इस डायग्राम को समझने से पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस मेथड रिफ्यूज़ इज़ डिस्पोज्ड इन लो लेइंग एरियाज। लो लेइंग एरिया मतलब एलिवेशन बहुत कम होता है, मतलब गड्ढों के अंदर, इन लेयर ऑफ अप्रोक्स 1.5 मीटर थिक। ठीक है, और उन लेयर्स को बोलते हैं हम सेल्स। देखो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखो ये आपकी लेयर बनी हुई है, देखो ये लेयर बनी हुई है 1.5 मीटर की। ठीक है, ये भी 1.5 मीटर की लेयर बनी हुई है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, सेल्स। देखो ये बना हुआ है, ये बोलते हैं हम सेल्स। ये होती है मेरी सेल्स। मतलब मैंने क्या बताया आपको, इससे जो रिफ्यूज़ होता है उसको डिस्पोज किया जाता है लो लेइंग एरियाज़ के अंदर। ठीक है, और 1.5 लेयर थिकनेस के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, CELL। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, देखो एक बार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ईच लेयर आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड इज़ प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड लेफ्ट फॉर एटलीस्ट 7 days बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ अनदर लेयर। मतलब हर लेयर के बाद अगली लेयर जब भी नेक्स्ट आएगी तो बीच में गैप होता है कितना, 7 days का। ठीक है ना, मतलब एक लेयर जैसे अपन ने डाल दी है रिफ्यूज़ की। ठीक है ना, डिस्पोज जो भी हम डिस्पोज करने जा रहे हैं उसके 7 दिन बाद हम सेकंड लेयर डालेंगे। ठीक है ना, जिससे कि प्रॉपरली कॉम्पैक्शन हो जाए। प्रॉपरली क्या हो जाए, कॉम्पैक्शन हो जाए। इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज इन सैनिटरी लैंड फील्ड एरिया, इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT इज़ अप्लाइड ओवर द सेल्स। मतलब अगर मान लो जब अपन ने ये डाल दिया है तो वहाँ पर क्या होगा, है तो बेसिकली गंदा चीज़ ही है ये, तो अगर वहाँ पर क्या होगा, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स ये पैदा होंगी। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम DDT यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सेल्स के ऊपर। उसके बाद दिस एंटायर प्रोसेस इज़ बायोलॉजिकली अप्रोच इन विच
डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन 3 फेजेस। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बायोलॉजिकल अप्रोच होता है। बायोलॉजिकल अप्रोच मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। तो पहला क्या है इसका अप्रोच, बाय रिएक्शन ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड फॉर्मर्स। तीसरा क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ मैथेन फॉर्मर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं एसिड फॉर्मर्स, मैथेन फॉर्मर्स के बारे में। द एंटायर ट्रीटमेंट इज जनरली कम्प्लीटेड इन 2 to 12 मंथ। मतलब पूरा जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 12 महीने के बीच में कम्प्लीट होता है। आफ्टर विच द हाइट ऑफ सैनिटरी लैंडफिल एरिया इज रिड्यूस्ड बाय अप्रॉक्स 20 to 40%। उसके बाद जो हाइट होती है सैनिटरी लैंडफिल की वो 20 से 40% तक कम हो जाती है। द ऑप्टिमम डीकम्पोजिशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रिफ्यूज शुड नॉट बी लेस देन 60%। मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 60% से कम बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना। द ओनली डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द मेथड इज फॉर्मेशन ऑफ गैसेज एंड लीचेट। मतलब जो डिसएडवांटेज है इस मेथड के साथ वो क्या है, गैसेज का बनना और लीचेट का बनना। ठीक है, इन ऑर्डर टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अराउंड द सैनिटरी लैंडफिल एरिया सीलिएंट्स में बी अप्लाइड ओवर द सेल्स। ठीक है ना। मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो चैनलाइज कर सकें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सैनिटरी लैंडफिल के चारों तरफ सीलिएंट्स को अप्लाई कर देते हैं। देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपके सामने, डायग्राम ये रहा। अब देखो डायग्राम, देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये सीलिएंट्स है हमारे। देखो ये सीलिएंट्स है जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड आ जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा, एसफॉल्ट आ जाएगा, बिटुमिन आ जाएगा, क्ले आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जिससे कि प्रॉपर चैनलाइज हो सके फ्लो का, तो इस सीलिएंट्स को हम ऊपर इसके डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, और जो गैसेस बाहर निकलती हैं जैसे CO2 हो गया, मैथेन हो गया, ये कैसी गैस होती हैं, एक्सप्लोसिव गैस होती हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकलती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड, और आप इसकी स्टडी कर चुके हो अच्छी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, DM के अंदर, या और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपने पढ़ा होगा सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है, तो ये तो केवल ओवरव्यू में वहाँ तो अपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है अपना दैट इज़ कंपोस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये भी बायोलॉजिकल मेथड है डिस्पोजल का, रिफ्यूज़ का। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस का उसको हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मैन्योर या ह्यूमस बोलते हैं। इफ़ कंपोस्टिंग इज कैरिड आउट एरोबिकली इट्स कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 मंथ्स। और अगर मान लो कंपोस्टिंग हमारी एरोबिकली हो रही है तो 2 से 3 महीने में कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर मान लो ये लिखा भी हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंदौर प्रोसेस। और एरोबिक कंपोस्टिंग मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंदौर प्रोसेस। और अगर ये मान लो कंपोस्टिंग और एनारोबिकली हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंगलोर प्रोसेस। ठीक है, और ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट होती है। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज ऑल्सो रिफर्ड एज बेंगलोर प्रोसेस। फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग C/N रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। इसके लिए जो C/N रेशियो है, कार्बन बाय नाइट्रोजन का रेशियो है, वो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। द अबव रेंज इज बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दिस कार्बन 30 to 50 टाइम्स फास्टर देन नाइट्रोजन। मतलब ये जो रेंज बताई गई है ये इस तरीके से बताई गई है, इसके अंदर की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो नाइट्रोजन कंपेयर में 30 to 50 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ C/N रेशो इज़ मोर, अगर C/N रेशो ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन कार्बन से पहले एग्जॉस्ट होगी, पहले ख़त्म होगी। ठीक है, जो कि ये बताएगी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसकी ग्रोथ इनकम्प्लीट है। और अगर मान लो C/N रेशो लेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो कार्बन नाइट्रोजन से पहले एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन जो बच जाएगी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी और वहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर विच इज़ डिजास्टर फॉर मेथेन फॉर्मर्स। ठीक है, जो कि डिजास्टर्स होगी किसके लिए, मेथेन फॉर्मर्स के लिए। तो भाई आपके सामने लिखा भी हो यहाँ पर देखो कि C/N रेशो, कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है वो 30 to 50 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर C/N रेशो ज़्यादा है इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पहले खत्म होगी कंपेयर टू कार्बन, और अगर मान लो C/N रेशो कम है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन पहले खत्म होगी किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस। तो वो देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है मेरा, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। देखो नीचे आ जाओ। इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस मतलब इसको मतलब बताया कि जलाना, लेकिन जलाना किस तरीके से वो देखते हैं हम। देखो एक बार, आई थिंक ये भी आपने पढ़ चुका है। तो
देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड्स डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूज इज कैरिड आउट बाय बर्निंग इट एट हाई टेम्परेचर इधर इन प्रेजेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। ठीक है, मतलब ये मेथड काम में लिए आते हैं डिस्पोजल के रिफ्यूज़ के डिस्पोजल के काम में लिए आते हैं बर्निंग करके, जलाकर एट हाइयर टेम्परेचर, चाहे प्रेजेंस में हो चाहे फिर वो एब्सेंस में हो किसके, ऑक्सीजन के। अगर बर्निंग प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, और अगर बर्निंग एब्सेंस में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं, अगर प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन, और अगर एब्सेंस में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल पायरोलिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। These methods are adopted for the refuse having high calorific value but are comparatively costlier than other methods। मतलब ये मेथड्स जो अडोप्ट किए जाते हैं रिफ्यूज़ के लिए वो हाई कैलोरिफिक वैल्यू के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और अदर मेथड से क्या होते हैं, कंपेरेटिवली कॉस्टलियर होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अपन ने इसके अंदर कंपोस्टिंग पढ़ लिया, इंसिनरेशन पढ़ लिया, सैनिटरी लैंड फिलिंग पढ़ लिया। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज़ डंपिंग इनटू सी, मतलब जो डिस्पोजल है उसको सी के अंदर डंप करना। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ इन द सी मस्ट बी डन फॉर अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है ना, मतलब जो हम डिस्पोजल करते हैं रिफ्यूज़ का सी के अंदर, वो शोर से, जो कोई शोर है यहाँ पर, शोर मतलब किनारा, उससे काफ़ी दूर होना चाहिए, बिलो द वाटर सरफेस लेवल, और वाटर सरफेस लेवल से बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ठीक है, और जब टाइड्स बहुत कम आए, जब लो टाइड्स आए तब आपको उसको फ्लो कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ पल्वराइजेशन एंड श्रीडिंग। ठीक है, तो रियल टर्म्स के अंदर ये मेथड्स नहीं है डिस्पोजल के रिफ्यूज़ के। ठीक है ना, केवल ये क्या करते हैं, ये हैवियर सॉलिड्स को लाइटर सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, वेयर द लाइटर सॉलिड्स कैन फर्दर डिस्पोज्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन मेथड। मतलब पल्वराइजेशन और शेडिंग ये रियल टर्म्स में डिस्पोजल को, रिफ्यूज़ को डिस्पोजल करने के मेथड नहीं है, केवल ये हैवियर सॉलिड्स को स्मॉलर लाइटर सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर उसके बाद जो लाइटर सॉलिड्स होते हैं उसको इजीली डिकम्पोज किया जाता है किसी भी मेथड के द्वारा। पल्वराइजेशन इज़ अ बेस्ड अपॉन क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन, और जो पल्वराइजेशन होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन पर बेस्ड होता है, और जहाँ जो श्रीडिंग होता है वो बेस्ड होता है कटिंग और टेयरिंग एक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा गया ऑटोक्लेविंग। ठीक है, इट इज़ अ लो हीट थर्मल प्रोसेस which is used for disposal of biomedical wastage in which it is brought in intimate contact with steam under controlled temperature and pressure condition in order to carry out the disinfection। मतलब क्या हो गया, ये एक लो हीट थर्मल प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है किसके, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, इसको स्टीम के इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, स्टीम के, फायर के नहीं, स्टीम के, और एक कंट्रोल टेम्परेचर पे इसको इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर भी क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। ठीक है ना, जिससे कि क्या हो जाता है, डिसइंफेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑटोक्लेविंग हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने केवल 6 के 6 मेथड पढ़े हैं। ऑटोक्लेविंग पढ़ा है अपन ने इसके अंदर, इससे पहले अपन ने पल्वराइजेशन और श्रीडिंग पढ़ा था, इससे पहले डंपिंग इनटू सी पढ़ा था। ठीक है, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस पढ़ा था, और एक बार अपन ने कंपोस्टिंग पढ़ा। तो मैं कंपोस्टिंग को वापस रिवाइज करा देता हूँ एक बार। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग कुछ नहीं होता, देख लेते हैं। ये केवल एक बायोलॉजिकल मेथड होता है। ठीक है, जो कि रिफ्यूज़ को डिस्पोज करता है। ठीक है ना, अब या तो प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में किसके, ऑक्सीजन के, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, या तो वो ह्यूमस होता है या मैन्योर होता है। ठीक है ना, अगर ये कंपोस्टिंग एरोबिकली हो रही है तो ये 2 से 3 महीने में कंप्लीट होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडोर प्रोसेस। और कंपोस्टिंग हमारी एनारोबिकली होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है 5 से 6 महीनों के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंगलोर प्रोसेस। ये नाम दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि एरोबिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है और एनारोबिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग C/N रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। मतलब अगर कंपोस्टिंग ऑप्टिमम करनी हो तो C/N रेशियो कितना होता है, 30 से 50 के बीच में होता है। और ये रेंज जो डिस्क्राइब की गई है वो इस फैक्ट पे डिस्क्राइब की गई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन को 30 से 50 टाइम फास्टर यूज में ले लेते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, और कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो अगर ज़्यादा है तो नाइट्रोजन पहले क्या होगी, ख़त्म होगी कंपेयर टू कार्बन के।
ठीक है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। और अगर कार्बन बाई नाइट्रोजन का रेशो कम है तो कार्बन पहले खत्म होगा किसके, नाइट्रोजन से, ठीक है ना, जो कि ये बताएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन अभी बचा हुआ है, ठीक है। और वो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा इसका अमोनिया का, ठीक है ना, जो कि डिजास्टर होगा किसके लिए, मैथेन फॉर्मर्स के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है, देखो यहाँ पर भी बताया गया कि C/N रेशो इज़ 30:50, ठीक है ना। तो C/N रेशो अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, कार्बन हमारा बढ़ रहा है और नाइट्रोजन क्या है, मेरा कम है, ठीक है। और अगर C/N रेशो कम है इसका मतलब क्या है, कार्बन कम है, नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर इंसिनरेशन और थर्मल पायलट्स के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से मेथड यूज़ किए जाते हैं। फिर डंपिंग इनटू सी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया मैंने, पल्वराइजेशन एंड स्टडी के बारे में बताया, ठीक है। ये कोई रियल टर्म से मेथड नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, इसके आगे जो कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में